हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान में। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2019 के लिए फिजिक्स के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर मापन यानी मेजरमेंट का पार्ट 2 लेकर आया हूं। फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने इसका पार्ट 1 अपलोड कर दिया है। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, आप वहाँ से जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियोज़ मिले सबसे पहले। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपके लिए मेजरमेंट का पार्ट 2 लेकर आया हूं। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं कि सबसे पहले हमारा कौन सा टॉपिक दिया हुआ है यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला टॉपिक हमारा यहाँ पे आज का दिया हुआ है सार्थक अंक यानी सिग्निफिकेंट डिजिट्स। तो फ्रेंड्स, सार्थक अंक से भी आपके एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे आते हैं। तो फ्रेंड्स, ये भी आपको पता होना चाहिए कि हम सार्थक अंक को कैसे फाइंड आउट करते हैं और ये होता क्या है। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे लिखा हुआ है कि किसी माप को जितने अंकों में शुद्ध रूप से प्राप्त किया जा सकता है, अर्थात उन अंकों की संख्या को जिनके द्वारा किसी राशि को निश्चित रूप से व्यक्त किया जाता है या व्यक्त किया जा सकता है, तो उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं सार्थक अंक यानी सिग्निफिकेंट डिजिट्स कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, किसी माप में सार्थक अंकों को ज्ञात करने के लिए अग्रलिखित बातें ध्यान में रखते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे नीचे हमें सार्थक अंक ज्ञात करने के लिए रूल्स दिए हुए हैं। ये रूल्स आपको पता होने चाहिए। अगर ये रूल्स आपको पता रहेंगे तो आप ईजी वे पे सार्थक अंक को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, देखते हैं कि सबसे पहला रूल हमें क्या दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि 10 की घातों के गुणनफल का सार्थक अंकों की संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स। जो फ्रेंड्स हमारी 10 के ऊपर घात दी होती है, इनसे सार्थक अंकों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यही तो यहाँ पे लिखा हुआ है। फ्रेंड्स, जैसे लिखा हुआ जैसे 8.2 इंटू 10 रेज टू द पावर 2 तथा 8.2 इंटू 10 रेज टू द पावर 4 में सार्थक अंकों की संख्या 2 है। ठीक है फ्रेंड्स, सार्थक अंकों की संख्या 2 है। लेकिन फ्रेंड्स, ये जो हमारी पावर दी हुई है इससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमारा मतलब इन दोनों अंक से है जो हमें लिखा हुआ है 8.2, ये हमारे सार्थक अंक है। ठीक है फ्रेंड्स, हम पावर को देख के सार्थक अंक को नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि दो अशून्य अंकों के बीच सभी शून्य अंक सार्थक होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, 2 अशून्य अंकों के बीच सभी शून्य अंक सार्थक होते हैं, जैसा कि फ्रेंड्स यहाँ पे लिखा हुआ है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे 2 अशून्य अंक मतलब दो फ्रेंड्स अशून्य अंक वे होते हैं, जैसे हमारा हो गया 1 2 3, ये सब हमारे क्या हो गए? हमारे अशून्य अंक हो गए। ठीक है फ्रेंड्स। तो 2 अशून्य अंकों के बीच सभी शून्य अंक सार्थक होते हैं, जैसा कि फ्रेंड्स यहाँ पे दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमारा ये एक अशून्य अंक है, यहाँ पे 5 दिया हुआ है और उसके बीच हमारा 0.002 करके दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, इसमें हमारे सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी? इसमें हमारे सभी अंक सार्थक हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स। तो इसमें हमारे कितने सार्थक अंक हैं? इसमें हमारे 5 सार्थक अंक हैं। ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आपको पता होना चाहिए। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है, यदि दशमलव बिंदु के पहले अशून्य अंक नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, यदि दशमलव बिंदु के पहले अशून्य अंक नहीं है, मान लीजिए दशमलव बिंदु के पहले हमारा 0 दे दिया है, तो फ्रेंड्स ये हमारा अशून्य अंक थोड़ी ना है फ्रेंड्स, ये तो हमारा 0 ही है। अशून्य अंक हमारा ये सब होता है 1 2 3, ये सब हमारे अशून्य अंक होते हैं ना फ्रेंड्स। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि यदि दशमलव बिंदु के पहले अशून्य अंक नहीं है तो दशमलव के तुरंत बाद के शून्य अंकों को छोड़कर सभी सार्थक अंक होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। तो दशमलव के तुरंत बाद के शून्य अंकों को छोड़कर सभी सार्थक अंक होते हैं, जैसा कि फ्रेंड्स यहाँ पे एग्जांपल में दिया हुआ, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 0.02, क्या दिया हुआ है? 0.024। तो फ्रेंड्स, जहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे पॉइंट के पहले हमारा 0 दिया हुआ है, ना कि हमें कोई संख्या दी हुई है। तो फ्रेंड्स, 0 दिया हुआ है तो ये हमारा सार्थक अंक नहीं होगा, ये भी हमारा कैंसिल हो जाएगा और ये भी हमारा कैंसिल हो जाएगा। बचा क्या हमारा सार्थक अंक? तो फ्रेंड्स, हमारा बचा 2 और 4। तो फ्रेंड्स, इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी, यानी ये जो 2 दिए हुए हैं ये हमारे सार्थक अंक हो जाएंगे। वैसे फ्रेंड्स, आगे भी यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया हुआ है कि 0.07284 में क्रमशः 4 सार्थक अंक है। ये तो 4 है, उससे पहले वाले में हमारे कितने थे? उससे पहले में 2 थे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये पॉइंट जो लिखा हुआ है ये आपको पता होना चाहिए कि यदि दशमलव बिंदु के पहले अशून्य अंक नहीं है, अशून्य अंक से तात्पर्य हमारा उन अंकों से है जो फ्रेंड्स 1 होते हैं, 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4, ये हमारे अशून्य अंक है। और फ्रेंड्स, अगर इनके पहले 0 लिखा हुआ है, तो जैसे फ्रेंड्स यहाँ पे 0.024 लिखा हुआ, तो 0 तो हमारा 0 होता ही है। तो फ्रेंड्स, ये दोनों हमारे सार्थक अंक काउंट नहीं होंगे, हमारे काउंट होंगे केवल ये दोनों। ठीक है फ्रेंड्स। तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। और नीचे क्या लिखा हुआ है? नीचे लिखा हुआ है 0.07284। तो फ्रेंड्स, दोनों 0 दिए हुए हैं, पॉइंट से पहले भी हमारा 0 है। पॉइंट के पहले अगर यहाँ पे हमारा 1 2 3 होता तो फ्रेंड्स ये सारे सार्थक अंक हो जाते। अगर ये जो पॉइंट के पहले हमारा 1 2 3 ऐसा कुछ कोई अंक दिया होता तो सारे हो जाते, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे पॉइंट के पहले हमारा
0 दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स इन दोनों को कैंसिल कर देंगे और हमारा बचेगा कितना, 1 2 3 4। तो इसमें हमारे सार्थक अंक कितने हो जाएंगे, 4 सार्थक अंक हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स इसी रूल्स के बेसिस पे हम सार्थक अंक को फाइंड आउट करते हैं। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ, यदि दशमलव से पहले कोई अशून्य अंक है, यदि दशमलव से पहले कोई अशून्य अंक है, तब दशमलव के बाद, दशमलव के तुरंत बाद के शून्य अंक भी सार्थक होते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे ऊपर बताया होता, ये यहाँ पे उसका अपोजिट दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जैसा कि देख सकते हैं, पॉइंट के पहले हमारा अशून्य अंक है। ठीक है फ्रेंड्स, पॉइंट के पहले तो हमारा शून्य अंक है, क्योंकि फ्रेंड्स 8 तो हमारी संख्या होती है ना, तो हमारा शून्य अंक हो गया। और फ्रेंड्स अब इसके बाद हमारे चाहे जितने जीरो लिख लिए जाए वो सभी सार्थक ही होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6। तो फ्रेंड्स इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो गई, इसमें हो गई 6। ठीक है फ्रेंड्स, और उसके बाद क्या दिया, उसके बाद दिया हुआ 7.450 इंटू 10⁵ में। तो फ्रेंड्स इसमें तो सार्थक चारों हैं, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे जीरो भी एक बार भी नहीं आया है, 1 2 3 4। और जैसा कि फ्रेंड्स देख सकते हैं, पॉइंट के पहले हमारा अशून्य अंक है। अगर इसके बाद जीरो भी आया होता तब भी ये हमारा सार्थक अंक ही होता, जीरो को भी हम सार्थक अंक में काउंट करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो गई, इसमें सार्थक अंकों की संख्या 4 हो गई। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी बेसिस पे हम सार्थक अंकों को फाइंड आउट कर सकते हैं, अगर ये रूल आपको पता होंगे। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है, जोड़ते तथा घटाते समय किसी भी राशि में दशमलव बिंदु के बाद जितने कम अंक होते हैं, प्रत्येक माप में दशमलव के बाद उतने ही सार्थक अंक रखने चाहिए। तो फ्रेंड्स आपको इस लाइन पे ध्यान देनी है, यहाँ पे लिखा हुआ है, जोड़ते तथा घटाते समय किसी भी राशि में दशमलव बिंदु के बाद जितने कम अंक होते हैं। तो फ्रेंड्स ये आपको लाइन ध्यान में रखनी है, जितने कम अंक होते हैं प्रत्येक माप में दशमलव के बाद उतने ही सार्थक अंक रखने चाहिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एग्जांपल भी लिखा हुआ है, जैसे 84.3 24.32 प्लस 1.234 और प्लस लिखा हुआ है 0.543 का सार्थक अंकों में योग। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे 84.3 लिखा हुआ है, तो दशमलव के बाद हमारा एक सार्थक अंक है, तो हमने यहाँ पे 84.3 लिख दिया। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा, उसके बाद हमारा लिखा हुआ है 24.32 लिखा हुआ है। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे हमने यहाँ पे पहले में तो एक ही सार्थक अंक लिखा हुआ है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे भी हम एक सार्थक अंक ही लिखेंगे, यानी 24.3 तक ही लिखेंगे, 2 को हम छोड़ देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे क्या आ गया हमारा 24.3। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा, उसके बाद लिखा हुआ है 1.234। तो फ्रेंड्स जब हमने यहाँ पे दशमलव के एक अंक तक ही सार्थक अंक लिया है, तो इसमें भी हम एक अंक तक ही लेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे लिखा हुआ 1.234 लिखा हुआ है, तो फ्रेंड्स पॉइंट के बाद हम एक अंक को ही लेंगे, यानी 1.2 ही लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए हमने यहाँ पे 1.2 ले लिया। उसके बाद क्या लिखा, उसके बाद लिखा हुआ है 0.543। तो फ्रेंड्स इसमें भी हम पॉइंट के एक अंक के बाद हम 5 दिया हुआ, तो फ्रेंड्स हम 5 को ही लेंगे, और उसके बाद जो 4 और 3 दिया हुआ उसको हम छोड़ देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, 0.5 लिख दिया। ठीक है, और फ्रेंड्स जब हम सबको ऐड कर देंगे, तो ऐड करने पर हमारा क्या आ जाएगा, ऐड करने पर हमारा आ जाएगा 110.3। तो फ्रेंड्स आपको इस लाइन पर ध्यान देना है कि जोड़ते तथा घटाते समय किसी भी राशि में दशमलव बिंदु के बाद जितने कम अंक होते हैं, प्रत्येक माप में दशमलव के बाद उतने ही सार्थक अंक रखने चाहिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 84.3 था, तो यहाँ तो एक ही अंक था, इसी को बेस मान के हम लोगों ने सब में सार्थक अंक फाइंड आउट किया हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐड करने पे हमारा क्या आ जाएगा 110.3। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है कि विभिन्न मापों की गुणा तथा भाग करने पर प्राप्त गुणनफल तथा भागफल में केवल उतने ही सार्थक अंक रखने चाहिए जितने की सबसे कम सार्थक अंकों वाली माप में है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे लिखा हुआ जैसे यदि किसी घनाभ की लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई कितनी हो, 1.2 हो, 1.31 हो, 1.42 हो, तो आयतन हमारा क्या आ जाएगा, आयतन हमारा आ रहा है 2.232 घन सेंटीमीटर में। और फ्रेंड्स इसमें 4 अंक हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जैसा कि देख रहे हैं इसमें हमारे 4 अंक सार्थक अंक हैं, लेकिन लंबाई में तो हमारे 2 ही सार्थक अंक दिए हुए हैं ना फ्रेंड्स। जैसा कि आप देख सकते हैं 1.2 दिया हुआ है, जैसा कि फ्रेंड्स आप देख रहे हैं लंबाई में हमारे कितने सार्थक अंक दिए हुए हैं, लंबाई में हमें 1.2 दिया हुआ है, तो फ्रेंड्स इसमें हमारे 2 ही सार्थक अंक हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा आयतन कितना आया था, आयतन हमारा आया था 2.232। लेकिन फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं लंबाई में हमारे 2 ही सार्थक अंक है, यानी 1.2 है, तो फ्रेंड्स इसमें भी हम 2 ही सार्थक अंक को काउंट करेंगे, यानी 2.2 घन सेंटीमीटर ये हमारा आयतन हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है, अभी ये आगे चल के न्यूमेरिकल में हमारे काम आएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पे सार्थक अंक के सारे रूल को बता दिया है। अगर कोई भी रूल आपको ना समझ में आया हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स इन रूल को आप वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा, अगर आपके पास बुक है तो अच्छी बात है, आप उसमें से पढ़ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं आगे हमें क्या दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स आगे हमें दिया हुआ है पेच मापी।
पेच मापी यानी स्क्रू गेज। तो फ्रेंड्स इससे भी हमारे क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए देख लेते हैं स्क्रू गेज हमारा होता क्या है। तो फ्रेंड्स पेच मापी बहुत छोटी लंबाई को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपसे पूछ लिया जाए, इससे हमारा क्वेश्चन बन सकता है, आपसे पूछ ले कि पेच मापी कैसी लंबाई को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो फ्रेंड्स पेच मापी बहुत छोटी लंबाई को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे लिखा हुआ है कि पेच के एक सिरे को एक चक्कर पूरा घुमाने में उसकी नोक जितनी विस्थापित यानी आगे या पीछे होती है उसे पेच का क्या कहते हैं, चूड़ी अंतराल कहते हैं। तो फ्रेंड्स ये आपको पता होना चाहिए कि पेच के सिरे को एक चक्कर पूरा घुमाने में उसकी नोक जितनी विस्थापित होती है यानी जो आगे या पीछे होती है उसे पेच का क्या कहते हैं, उसे पेच का चूड़ी अंतराल कहते हैं। और साधारण पेच मापी का चूड़ी अंतराल कितना होता है, 0.1 सेंटीमीटर। तो फ्रेंड्स ये तो आप याद ही कर लीजिए, इसको आप नोट डाउन करके अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि साधारण पेच मापी का चूड़ी अंतराल कितना होता है, 0.1 सेंटीमीटर ये आपका होता है, ये आपको याद होना चाहिए। तो फ्रेंड्स मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इसको जरूर याद कर लीजिएगा कि साधारण पेच मापी का चूड़ी अंतराल कितना होता है, 0.1 सेंटीमीटर। ये आपसे सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि अगर आपसे पूछ ले कि साधारण पेच मापी का चूड़ी अंतराल होगा और आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएं, तो फ्रेंड्स इसमें हमारा करेक्ट हो जाएगा 0.1 सेंटीमीटर, ये साधारण पेच मापी का चूड़ी अंतराल होता है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद हमें पेच मापी का अल्पतमांक का फॉर्मूला दिया हुआ है, ये भी आप याद कर लीजिए। तो फ्रेंड्स पेच मापी का अल्पतमांक बराबर हमारा क्या होता है, पेच का चूड़ी अंतराल अपॉन गोलीय पैमाने पर बने कुल भागों की संख्या। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा पेच मापी का अल्पतमांक होता है। उसके बाद क्या दिया हुआ है, इसके बाद दिया हुआ है कि पेच मापी द्वारा प्रेक्षित माप। तो फ्रेंड्स मुख्य पैमाने की माप प्लस वृत्तीय पैमाने को आधार रेखा से मिलाने वाला चिन्ह गुणे अल्पतमांक। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा पेच मापी द्वारा प्रेक्षित माप होता है। और लास्ट में क्या दिया हुआ है, अगर आपसे यथार्थ माप पूछता है तो प्रेक्षित माप माइनस शून्यांक त्रुटि, आप इनको अगर लेस कर देंगे तो आपका यथार्थ माप निकल आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये हमारा था पेच मापी यानी स्क्रू गेज। तो फ्रेंड्स ये हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको इसको अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक दिया हुआ है कि परिमाण की कोटि एवं कोटिमान। तो फ्रेंड्स ये भी हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे आपसे एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो फ्रेंड्स ये भी आपको पता होना चाहिए कि हम कोटिमान को कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे लिखा हुआ है कि यह किसी परिमाण को सुगमता व सुलभता से दर्शाने के उद्देश्य से कार्य सहायक होता है। ठीक है फ्रेंड्स, या किसी परिमाण को सुगमता व सुलभता से दर्शाने के उद्देश्य से कार्य सहायक होता है। जैसा कि फ्रेंड्स यहाँ पे लिखा हुआ है कि यदि किसी परिमाण को निम्नांकित तरीके से लिखा जाए, तो फ्रेंड्स यहाँ पे लिखा हुआ है a इंटू 10⁻⁵ जहाँ एक छोटा है बराबर है a के, एक छोटा बराबर है a के और a छोटा है 10 से। तो फ्रेंड्स उसके बाद क्या लिखा, उसके बाद लिखा हुआ है तथा b एक धनात्मक या ऋणात्मक पूर्णांक है तो 10⁻⁵ उपरोक्त परिमाण की कोटि होगा। ठीक है फ्रेंड्स, जो हमारा 10⁻⁵ है ये क्या हो जाएगा, हमारा उपरोक्त परिमाण की कोटि होगा, जिसमें से b परिमाण का कोटिमान कहलाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, जो b होगा पावर हमारी होगी, b जो होगी ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा कोटिमान कहलाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है कि पृथ्वी की त्रिज्या r = कितनी दी हुई है, 6400 किलोमीटर यानी 6400 किलोमीटर, ये हमारी क्या दी हुई है, ये अर्थ की रेडियस दी हुई है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद हमने इसको चेंज कर लिया, ये हो गया 6.4 × 10⁻³ किलोमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा 10⁻³ किलोमीटर हो गया। तो फ्रेंड्स अब हम इसका कोटिमान कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो फ्रेंड्स बहुत ईजी है, बस आपको ध्यान रखना है हम कोटिमान को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। फ्रेंड्स मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। तो फ्रेंड्स कोटिमान को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले आपको ये याद होना चाहिए 3.16। तो फ्रेंड्स ये हमारा बेस होता है, इसी के बेस पर हम कोटिमान को फाइंड आउट करते हैं 3.16। तो फ्रेंड्स जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है 6.4। ठीक है फ्रेंड्स 6.4 लिखा हुआ है। तो फ्रेंड्स 6.4 3.16 से क्या है, छोटा है कि बड़ा है। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप साफ साफ देख सकते हैं जो हमारा 6.4 है ये 3.16 से क्या है, ये बड़ा है। तो फ्रेंड्स 6.4 क्या है, ये हमारा बड़ा है 3.16 से, बड़ा हो गया। तो फ्रेंड्स पावर हमारी कितनी दी हुई है, पावर हमें दी हुई है 10⁻³ तो फ्रेंड्स जैसा कि देख सकते हैं 6.4 ये 3.16 से बड़ा है। अगर बड़ा है फ्रेंड्स तो जो हमारी पावर दी होगी 10⁻³ इसमें हम +1 ऐड कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अगर बड़ा रहेगा तो फ्रेंड्स यहाँ पे 6.4 3.16 से बड़ा है तो हम 10⁻³ में 1 को ऐड कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा हो जाएगा 10⁻⁴ 10⁻⁴ हो जाएगा। तो फ्रेंड्स जो हमारी पावर दी होगी यही हमारा कोटिमान हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसका कोटिमान कितना होगा, कोटिमान इसका हो जाएगा 4। अगर फ्रेंड्स कहीं कहीं कोटिमान पावर में भी लिखी जाती है तो पावर में आपका 10⁻⁴ ही रहेगा, और अगर बिना पावर के आपसे कोटिमान पूछा जाएगा तो ये हो जाएगा 4।
ठीक है फ्रेंड्स, कोटि मान इसका क्या होगा 4। अगर फ्रेंड्स यहाँ पे लिखा हुआ था 6.4, तो फ्रेंड्स अगर ये 3.16 से, अगर मान लीजिए कोई संख्या ऐसी आ जाती है जो 3.16 से क्या हो, छोटी हो, 3.16 से छोटी हो, तो फ्रेंड्स अगर छोटी रहेगी तो फ्रेंड्स जो हमारी पावर दी रहेगी उस, जैसे मान लीजिए आपको पावर दी हो 10⁻⁴, अगर जैसे मतलब उदाहरण के लिए मान लीजिए पावर 4 दी हुई हो, और अगर कोई संख्या जो हो वो 3.16 से छोटी हो, जैसे मान लीजिए 2.4 दिया हो, तो फ्रेंड्स इसका कोटि मान क्या हो जाएगा, इसमें में से जो हम 10⁻⁴ है इसमें में से हम एक लेस कर देंगे, क्योंकि 3.16 से 2.4 क्या है, छोटा है। अगर छोटा है तो पावर में से लेस कर देंगे, और अगर बड़ा है तो पावर में हम एक को जोड़ देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, बस ये आपको ध्यान रखना, और आप कोटि मान बहुत ही ईजी वे पे फाइंड आउट कर सकते हैं। और कोटि मान फाइंड आउट करने के लिए बस आपको बेस क्या लेना है, 3.16, इसी से हमें सारी संख्याओं का कंपैरिजन कराना होगा। अगर छोटा है, अगर छोटा रहेगा तो 10 की पावर में से हम एक लेस कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अगर बड़ा रहेगा तो 10 की पावर में हम इसको 1 को प्लस 1 को हम ऐड कर देंगे। बस इसी तरीके से हम कोटि मान को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ आपको कोटि मान समझ में आ गया होगा, बहुत ईजी है, बस आपको ये रूल ध्यान में रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स हम चैप्टर के क्वेश्चंस की ओर आते हैं। तो फ्रेंड्स पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्व कर लिया था, आज हमें क्वेश्चन नंबर 5 से देखना है। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे लिखा हुआ है कि केल्विन किस राशि का मात्रक है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए, ऑप्शन ए दिया हुआ है वैद्युत धारा का, ऑप्शन बी दिया हुआ है ताप का, ऑप्शन सी दिया हुआ है ज्योति तीव्रता का, ऑप्शन डी दिया हुआ है ऊष्मा का। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी ताप का। तो फ्रेंड्स केल्विन किस राशि का मात्रक होता है, केल्विन हमारा ताप का मात्रक होता है। तो फ्रेंड्स ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये याद होना चाहिए। तो हमारा केल्विन किसका मात्रक होता है, ये होता है हमारा ताप का। तो फ्रेंड्स इसमें हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स आप इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि लकड़ी के एक गुटके की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर व 10 सेंटीमीटर है। तो एमकेएस प्रणाली में गुटके का आयतन ज्ञात कीजिए। हमसे क्या पूछा है, एमकेएस प्रणाली में गुटके का आयतन पूछा है। तो फ्रेंड्स बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, बस आपको पता होना चाहिए कैसे हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हमें यहाँ पे दिया क्या हुआ है, हमें दिया हुआ है लकड़े की गुटके की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दी हुई है। ठीक है फ्रेंड्स, लकड़ी के गुटके की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई हमें ये दी हुई है। तो फ्रेंड्स हमसे क्या पूछा है, आयतन पूछा है। तो फ्रेंड्स लकड़ी के गुटके का आयतन बराबर हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक है फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा हमारा लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ये क्या हो जाएगा, लकड़ी के गुटके का आयतन हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स लंबाई हमें कितनी दी हुई है, तो फ्रेंड्स हमें लंबाई दी हुई है 20 सेंटीमीटर। तो हमने यहाँ पे 20 सेंटीमीटर लिख लिया। ठीक है फ्रेंड्स, लंबाई हमें 20 सेंटीमीटर दी हुई तो हमने यहाँ पे 20 लिख लिया। उसके बाद हमें चौड़ाई 30 सेंटीमीटर दी हुई तो हमने यहाँ पे 30 लिख लिया। और ऊंचाई कितनी दी हुई, ऊंचाई हमें दी हुई है 10 सेंटीमीटर, तो हमने यहाँ पे क्या लिख लिया, 10 सेंटीमीटर लिख लिया। ठीक है फ्रेंड्स, अब इनका मल्टीप्लाई करवाएंगे। मल्टीप्लाई करवाने पर हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 6000, वो भी सेंटीमीटर क्यूब के, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे हमें आयतन दिया हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, आयतन है तो फ्रेंड्स ये हमारा क्या हो जाएगा 6000 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये क्या आ गया हमारा 6000 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। लेकिन फ्रेंड्स ये तो हमारा सेंटीमीटर में, हमें चेंज किस में करना है, हमें मीटर में लाना है। ठीक है फ्रेंड्स, इसको हमें मीटर में चेंज करना होगा। तो फ्रेंड्स 6000 तो हमारा ऐसे ही रहेगा, 6000 ऐसे ही रहेगा। उसके बाद हमें सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए क्या करना होता है, तो फ्रेंड्स 1 सेंटीमीटर बराबर हमारा कितना मीटर होता है, तो फ्रेंड्स 1 सेंटीमीटर बराबर हमारा होता है 10⁻⁻² मीटर। ठीक है फ्रेंड्स, ये होता है हमारा 10⁻⁻² मीटर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है, तो फ्रेंड्स 3 बार है, तो 10⁻⁻², 10⁻⁻² और 10⁻⁻²। तो फ्रेंड्स अब इन सबको हम ऐड कर लेंगे पावर को, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 10⁻6 हो जाएगा, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है। तो इन सबको ऐड कर लेंगे, ऐड करने पर हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा होगा 6000 इंटू 10⁻⁻ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा -6 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, -6 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अब इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने पर हमारा क्या आ जाएगा, तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा क्या आया था, हमारा आया था 6000 आया है, 6000 इंटू 10⁻⁻6 आया है। तो फ्रेंड्स जब हम 3 जीरो को इधर ले जाएंगे, बाईं तरफ ले जाएंगे, 1 2 3, तो हमारी 3 पावर कम हो जाएगी, तो हमारा हो जाएगा 6 हो जाएगा, क्योंकि हमने 3 जीरो को हटाया हुआ है, इंटू पावर उतनी हमारी घट जाएगी, कितना 1 0 2 0 3 0 है, तो फ्रेंड्स पावर हमारी 3 घट जाएगी, कितना हो जाएगा 10⁻⁻ कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, 6 इंटू 10⁻3 ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 6 इंटू 10⁻⁻3। तो चलिए फ्रेंड्स ऑप्शन में चेक करते हैं कि 6 × 10⁻³ -3 कहाँ दिया हुआ है।
तो फ्रेंड्स ये दिया हुआ है ऑप्शन ए में। तो फ्रेंड्स 6 × 10⁻³ मीटर क्यूब ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, मीटर क्यूब ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स ये हमारा एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो सकता है इस बार पूछ लिया जाए, तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया कि एंगस्ट्रॉम किस भौतिक राशि का मात्रक है। तो फ्रेंड्स बहुत इजी क्वेश्चन है, पूछा हुआ है कि एंगस्ट्रॉम किस भौतिक राशि का मात्रक है। तो फ्रेंड्स ये होता है हमारा प्रकाश की तरंग दैर्घ्य का। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें हमारा ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, यानी एंगस्ट्रॉम किस भौतिक राशि का मात्रक है, तो ये हमारा प्रकाश की तरंग दैर्घ्य का मात्रक होता है। तो फ्रेंड्स इसमें हमारा ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये हमारा रिलेटेड है सार्थक अंक से। तो फ्रेंड्स ऊपर मैंने आपको कुछ पॉइंट बताए हुए थे, उसी बेसिस पे हमें इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे पूछा हुआ है कि एक कण 17 सेकेंड में 1260 मीटर की दूरी तय करता है। एक कण 17 सेकेंड में 1260 मीटर की दूरी तय करता है, तो उचित सार्थक अंकों में कण की चाल होगी। तो फ्रेंड्स हमसे क्या पूछा, उचित सार्थक अंकों में कण की चाल होगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमें टाइम दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है, तो फ्रेंड्स चाल दी हुई है। तो फ्रेंड्स हमसे पूछा क्या है, चाल पूछा हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे दूरी दी हुई है हमें और टाइम दिया हुआ है, तो हमसे पूछा क्या, हमसे चाल पूछा हुआ है। तो फ्रेंड्स चाल बराबर हमारा होता क्या है, फॉर्मूला क्या होता है, चाल बराबर हमारा क्या होता है, दूरी बटे समय। ये हमारा फॉर्मूला होता है, चाल बराबर हमारा क्या होता है, दूरी बटे समय। तो फ्रेंड्स चाल हमें फाइंड आउट करनी है, दूरी कितनी दी हुई है, दूरी हमें दी हुई है 1260 मीटर की दूरी तय कर रहा है। तो 1260 मीटर ये क्या हो गई हमारी, ये हमारी दूरी हो गई। और टाइम कितना दिया हुआ है, 17 सेकेंड। 17 सेकेंड टाइम दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स हमें कण की चाल को फाइंड आउट करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स बहुत इजी क्वेश्चन है, बस 1260 में हम 17 से डिवाइड कर देंगे। 17 से डिवाइड कर देंगे, तो चलिए हम डिवाइड करके मैं आपको दिखा देता हूँ 1260 को 17 से। ठीक है फ्रेंड्स, 17 से इसको हम डिवाइड कर देंगे। तो फ्रेंड्स 17 × 7 = 119 होता है। ठीक है फ्रेंड्स, 17 × 7 = 119 होता है। 19 इसको लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा, इधर 7 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि फ्रेंड्स 126 में से 119 को लेस करेंगे 7 ही आएगा। फ्रेंड्स हमारा यहाँ बचा क्या, 0 बचा। 0 बचा, तो फ्रेंड्स ये होता है 17 चौके 68 होता है, तो 17 चौके हमने 68 लिख दिया। तो 10 में से 8 गई, हमारा क्या बचेगा, 2 बचेगा। 2 बचा हुआ, तो हम यहाँ पे पॉइंट लगा सकते हैं और 0 बढ़ा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा 20 हो गया, तो 17 × 1 = 17, यानी फ्रेंड्स 20 में से हम 17 को लेस करेंगे, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3। फिर से हम 0 बढ़ा लेते हैं, फिर भी हमारा एक ही बार जाएगा, कितनी बार, 17 × 1 = 17। तो फ्रेंड्स ऐसे ही हम आगे तक सॉल्व करते जाएंगे तो 111 आता चला जाएगा। तो हमारा कितना आया, 74.11, ये आया है 74.11 आया है। लेकिन फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 74.11 ये हमारा आया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो कण 17 सेकेंड में दिया हुआ है ना फ्रेंड्स, यहाँ पे कितने अंक दिए हुए हैं, 2 ही अंक दिए हुए हैं। तो फ्रेंड्स जो हमारा ये चाल आएगा मीटर पर सेकेंड में, जो हमारी चाल आएगी, ये भी हम 2 ही सार्थक अंक इसमें ले सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे जो हमारा समय दिया होता 17 सेकेंड, तो इसमें कितने सार्थक अंक हैं, 2 ही तो हैं, A1 और 7, ये 2 हैं, 2 अंक दिए हुए हैं। तो इसलिए फ्रेंड्स जो हमारी चाल आई है, इसमें हम 2 ही सार्थक अंक ले सकते हैं। ये जो पॉइंट के बाद 2 अंक दिए हुए हैं, हम इनको नहीं काउंट करेंगे, इनको हम छोड़ देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, बचेगा क्या हमारा, 74 बचेगा। ठीक है फ्रेंड, इसी को बेस मान के हमने इसको ले लिया है। तो फ्रेंड्स हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा 74 मीटर पर सेकेंड। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि फ्रेंड्स जैसा कि देख सकते हैं मीटर पर सेकंड में आ रहा है और यहाँ पे सेकंड कितना दिया होता, 17 सेकंड दिया हुआ था, और 17 सेकंड में कितने सार्थक अंक, 1 और 2, 2 ही सार्थक अंक। तो हमारा यहाँ पे 74.11 आया था। लेकिन फ्रेंड्स जैसा कि सेकंड में हमारा 2 ही सार्थक अंक है, तो इसमें हम 2 ही सार्थक अंक लेंगे, यानी 74 ही लेंगे, ये 1 को हम छोड़ देंगे। तो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 74 मीटर पर सेकेंड। ठीक है फ्रेंड्स, जैसा कि फ्रेंड्स देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन ए में 74.11 दिया हुआ है, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। अगर आप इसको टिक करेंगे तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा रॉन्ग। ठीक है फ्रेंड्स, तो बस ये आपको ध्यान रखना है कि जितना आपका क्वेश्चन में दिया रहेगा सार्थक अंक, उतना ही आपका उत्तर में भी आना चाहिए। तो ये 11 को हम छोड़ देंगे, बचेगा हमारा क्या, 74। तो फ्रेंड्स 74 ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, तो आप इसकी प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा फ्रेंड्स, इसमें हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एक घन की भुजा 1.2 सेंटीमीटर मापी गई है, घन का आयतन शुद्ध सार्थक अंकों में बताइए। फ्रेंड्स ये भी हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स क्या दिया हुआ है, हमें घन की भुजा दी हुई है, घन की भुजा कितनी दी हुई है, 1.2 सेंटीमीटर, तो हमने यहाँ पे लिख लिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका आयतन कितना होता है, तो फ्रेंड्स भुजा का क्यूब होता है, घन का आयतन क्या होता है, भुजा का क्यूब। तो फ्रेंड्स हमने
कितनी मापी गई थी भुजा, 1.2 सेंटीमीटर मापी गई थी। इसका हमने क्या किया था, 1.2 सेंटीमीटर का हमने क्यूब कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स, इसका हम क्यूब कर देंगे और वो भी सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है फ्रेंड्स, तो 1.2 क्यूब को सॉल्व करने पर हमारा कितना आ जाएगा, ये आएगा हमारा 1.728 सेंटीमीटर क्यूब, ये आ जाएगा हमारा सॉल्व करने पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं हमें भुजा कितनी मापी गई है घन की, तो फ्रेंड्स 1.2 मापी गई है, और 1.2 में हमारे कितने सार्थक अंक होते हैं, तो फ्रेंड्स इसमें हमारे कितने सार्थक अंक हैं, इसमें हमारे 2 ही सार्थक अंक हैं, 2 सार्थक अंक हैं। और हमारा आयतन कितना आया है घन का, ये आया है 1.728। जैसा कि फ्रेंड्स ये कितना आया है, हमारा आयतन कितना है, आयतन हमारा आया है 1.728, ये आया है। लेकिन फ्रेंड्स जब 1.2 में 2 ही सार्थक अंक हैं, तो फ्रेंड्स आयतन में भी हम 2 ही सार्थक अंक लेंगे, यानी इस 2 और 8 को हम छोड़ देंगे, हमारा आयतन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.7 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्या हो जाएगा, 1.7 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए ऑप्शन में चेक करते हैं 1.7 सेंटीमीटर क्यूब कहाँ दिया हुआ है, तो फ्रेंड्स ये दिया हुआ है ऑप्शन बी में। तो फ्रेंड्स 1.7 सेंटीमीटर क्यूब ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसी को हम देखकर हम सार्थक अंक को फाइंड आउट करेंगे, ना कि हम जो आया होगा उसको नहीं लिख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी के बेसिस पे हमने सार्थक अंक को फाइंड आउट किया, जिसमें हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया कि लीटर किस पद्धति का मात्रक है, लीटर हमारा किस पद्धति का मात्रक, तो ऑप्शन ए दिया हुआ है मीट्री पद्धति का, ऑप्शन बी दिया हुआ है एमकेएस का, ऑप्शन सी दिया हुआ है ब्रिटिश का, और ऑप्शन डी दिया हुआ है भारतीय का। तो फ्रेंड्स ये भारतीय ब्रिटिश ये सब तो हो नहीं सकते, तो फ्रेंड्स बचा हमारा 2, मीट्री या एमकेएस। तो फ्रेंड्स इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी मीट्री पद्धति का। लीटर किस पद्धति का मात्रक है हमारा, तो फ्रेंड्स लीटर हमारा मीट्री पद्धति का मात्रक है, तो इसमें हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि एम्पियर वैद्युत धारा का मात्रक है, तो ऑप्शन ए दिया हुआ है सीजीएस पद्धति में, ऑप्शन बी दिया हुआ है एफपीएस पद्धति में। तो फ्रेंड्स एफपीएस पद्धति में तो हो ही नहीं सकता, आप पहले ही कैंसिल कर दीजिए इसको। ऑप्शन सी दिया हुआ है एसआई पद्धति में, ऑप्शन डी दिया हुआ है एमकेएस पद्धति में। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी एसआई पद्धति में। ठीक है फ्रेंड्स, एम्पियर वैद्युत धारा का मात्रक होता है एसआई पद्धति में। तो फ्रेंड्स ये आपको याद होना चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स इस टाइप के क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी एसआई पद्धति में एम्पियर वैद्युत धारा का मात्रक होता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि स्क्रू गेज, स्क्रू गेज किस सिद्धांत पर कार्य करता है, स्क्रू गेज हमारा किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन ए दिया हुआ है माइक्रोमीट्री, ऑप्शन बी दिया हुआ है वर्नियर। तो फ्रेंड्स वर्नियर तो हो नहीं सकता, ये पहले ही आप कैंसिल कर दीजिए, इनमें से कोई नहीं, ये भी नहीं है। ठीक है, और माइक्रोमीट्री भी नहीं है, तो बचा हमारा क्या, पेंच। पेंच किस सिद्धांत पर कार्य करता है, पेज पर। तो फ्रेंड्स आप इसको ट्रिक के माध्यम से भी याद कर सकते हैं। स्क्रू गेज, स्क्रू गेज में क्या आ रहा है हमारा, आ रहा है स्क्रू आ रहा है ना फ्रेंड्स। स्क्रू को हम हिंदी में क्या कह सकते हैं, स्क्रू को हम हिंदी में कह सकते हैं पेच। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि बहुत लोग बोलते नहीं कि स्क्रू है पेच है ऐसा कुछ बोलते हैं, तो फ्रेंड्स स्क्रू को हम हिंदी में क्या बोल सकते हैं, पेच बोल सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप इसको ट्रिक के माध्यम से भी याद कर सकते हैं। जहां भी आपको स्क्रू गेज लिखा हुआ मिले, आपसे पूछे कि किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो फ्रेंड्स स्क्रू का मतलब हिंदी में पेज हो गया, पेच ही तो होता है। तो फ्रेंड्स हम इसको पेज पे टिक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, यानी पेज हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ कि एक प्रकाश वर्ष में कितने माइक्रोन होते हैं। यहाँ पे क्या पूछा हुआ है, हमसे पूछा हुआ है कि एक प्रकाश वर्ष में कितने माइक्रोन होते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आपको प्रकाश वर्ष बता दे रहा हूँ यहाँ पे कि प्रकाश वर्ष आखिर होता क्या है। तो फ्रेंड्स प्रकाश वर्ष, तो फ्रेंड्स प्रकाश वर्ष क्या होता है हमारा, ये दूरी का मात्रक होता है। फ्रेंड्स ये भी आपको पता होना चाहिए कि प्रकाश वर्ष क्या होता है हमारा, तो ये हमारा दूरी का मात्रक होता है। निर्वात में प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को क्या कहते हैं, प्रकाश वर्ष कहते हैं। निर्वात में प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को क्या कहते हैं, प्रकाश वर्ष कहते हैं। और एक प्रकाश वर्ष बराबर हमारा कितना होता है, 9.46 × 10⁻15 मीटर, या बराबर के 10⁻16 मीटर लगभग दिया हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, 10⁻15 बराबर क्या कर दिया, 10⁻16 कर दिया है। तो फ्रेंड्स ये टॉपिक बताने का मेरा एक रीज़न है, जैसा कि अभी अब मैं क्वेश्चन में सॉल्व करवाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि फ्रेंड्स वहाँ पे हमारा सॉल्व करने पर हमारा आंसर तो आ रहा था कुछ और, लेकिन फ्रेंड्स एक बढ़ा के लिख दिया गया था, इसलिए मैंने ये टॉपिक आपको बताया है। तो चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं, अभी क्वेश्चन में मैं आपको बताऊंगा क्यों मैंने ये आपको बताया है। तो फ्रेंड्स 10⁻16 मीटर और लगभग हमारा क्या होता है, 10⁻13 किलोमीटर के लगभग होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है कि एक प्रकाश वर्ष में कितने माइक्रोन होते हैं। तो फ्रेंड्स एक प्रकाश वर्ष बराबर हमारा कितना होता है, 9.46 × 10⁻15 मीटर, या बराबर के 10⁻16 मीटर के बराबर होता है। 10⁻16 मीटर के बराबर होता है, तो हमने यहाँ पे 10⁻16 मीटर भी लिख दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद हमारा हो जाएगा 9.46 × 10⁻15 गुणे
तो फ्रेंड्स 1 माइक्रोन बराबर कितना होता है हमारा, 1 माइक्रोन बराबर हमारा कितना होता है, 1 माइक्रोन बराबर होता है हमारा 10⁻⁻⁶ मीटर। तो फ्रेंड्स 1 मीटर में कितने माइक्रोन हो जाएंगे, 1 मीटर में हमारे हो जाएंगे 10⁻⁶, वो भी प्लस की। ठीक है फ्रेंड्स, माइनस हमारा प्लस में चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा 10⁻⁶। तो इसलिए हमने यहाँ पे 10⁻⁶ लिखा हुआ है। और 9.46 इंटू 10⁻15 या बराबर के 10⁻16 भी हम इसको लिख सकते हैं। यहाँ भी हम क्या लिख सकते हैं, बराबर के 10⁻16, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, 10⁻16 लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए अब इसको हम सोल्यूशन कर लेते हैं इसका। तो फ्रेंड्स हमारा दिया हुआ है क्या, 9.46 इंटू 10⁻, क्या दिया 15, या इसको हम बराबर के क्या लिख सकते हैं, 10⁻16 भी लिख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और मल्टीप्लाई हमें किसकी, इससे किसकी करवानी है हमारी, क्या है हमारा 10⁻⁶ दिया हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, ये है। तो फ्रेंड्स जब हम दोनों को ऐड करेंगे 15 और 6 को, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9.46 इंटू 10⁻, कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, 21 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, कितना हो गया हमारा 9.4 इंटू 10⁻21। तो फ्रेंड्स 21 तो हमारा आ रहा था, लेकिन फ्रेंड्स ये जो 10⁻21 है ये आपके ऑप्शन में दिया ही नहीं है। जैसा कि फ्रेंड्स मैं आपको ऑप्शन में चेक करवा देता हूँ, कहीं भी आपके 10⁻21 कहीं दिया ही नहीं, 20 दिया हुआ है, 22 दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, 13 दिया हुआ है, लेकिन आपका 21 तो कहीं दिया ही नहीं हुआ है। तो फ्रेंड्स 21 नहीं दिया हुआ है ना फ्रेंड्स, इसीलिए मैंने आपको ये टॉपिक बताया था। जैसा कि फ्रेंड्स यहाँ देख सकते हैं 15, 10⁻15 तो ठीक है, बराबर इन्होंने लिख दिया है 10⁻16 की, एक बढ़ा कर लिख दिया, वो भी लगभग का। तो फ्रेंड्स यहाँ हम भी बढ़ा के लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा कितना आया था, 9.46 इंटू 10⁻21 आया था, जब हमने मान कर किया था 10⁻15 मान के किया था। लेकिन फ्रेंड्स वहाँ पे आप देख सकते हैं कि वहाँ पे उन्होंने एक बढ़ा दिया है, यानी 10⁻16 कर दिया है। तो फ्रेंड्स हम भी यहाँ पे एक बढ़ा लेते हैं, यानी 9.46 इंटू 10⁻21 बराबर कितना हो जाएगा, 10⁻22 के। हमने इसको एक बढ़ा लिया, जैसा कि फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्होंने भी एक बढ़ा दिया था, 9.46 इंटू 10⁻15 बराबर 10⁻16 मीटर के कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम भी इसको एक बढ़ा लेते हैं, एक बढ़ा लेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 10⁻22 माइक्रोन के हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 10⁻22 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि फ्रेंड्स हमें यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करना था, तो फ्रेंड्स इसलिए हमने इस ट्रिक को अप्लाई किया। तो फ्रेंड्स इसमें हमारा ऑप्शन बी यानी 10⁻22 ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, 10⁻22 ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसलिए मैंने आपको ये टॉपिक बताया था, बराबर 15 के बराबर 10⁻16 की। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि किसी धातु के टुकड़े का द्रव्यमान 5.0 ग्राम है तथा आयतन 1.5 सेंटीमीटर क्यूब है। धातु के पदार्थ का घनत्व सार्थक अंकों में होगा। तो फ्रेंड्स बहुत इजी क्वेश्चन है। धातु के टुकड़े का द्रव्यमान कितना दिया हुआ है, द्रव्यमान 5.0 ग्राम दिया हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, और धातु के टुकड़े का आयतन कितना दिया हुआ है, 1.5 सेंटीमीटर क्यूब, ये आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स हमसे क्या पूछा है, हमसे डेंसिटी पूछा है, घनत्व पूछा है। तो घनत्व का फार्मूला क्या होता है हमारा, घनत्व बराबर हमारा होता है द्रव्यमान और बट्टे हमारा आयतन होता है। ठीक है फ्रेंड्स, घनत्व बराबर क्या होता है हमारा, घनत्व बराबर हमारा होता है द्रव्यमान बट्टे आयतन, यानी m/v होता है। तो फ्रेंड्स द्रव्यमान हमें कितना दिया हुआ है, ये हमें 5 दिया हुआ है 5.0, और आयतन कितना दिया हुआ है 1.5। ठीक है फ्रेंड्स, इस पॉइंट से इस पॉइंट को हम कैंसिल कर देंगे और बचेगा हमारा कितना 50/15। ठीक है फ्रेंड्स, जब इसको हम भाग देंगे, भाग देने पर हमारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 3.33 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो चलिए फ्रेंड्स ऑप्शन में चेक करते हैं कि 3.33 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब ये कहाँ दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स ये दिया हुआ है ऑप्शन ए में। तो फ्रेंड्स इसमें आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, 3.33 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि 0.06050 में सार्थक अंकों की संख्या है। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं, 0 पॉइंट के पहले हमारे क्या है, पॉइंट के पहले हमारा 0 है। पॉइंट के पहले अगर हमारा 0 होता है तो फ्रेंड्स जब हम पॉइंट के बाद जो हमारा 0 होता है हम उसको सार्थक अंक में काउंट नहीं करते हैं, यानी जो हमारा ये 2 0 है ये हमारा क्या होगा, ये हमारा कैंसिल होगा, ये हमारा सार्थक अंक नहीं हो सकता। बचा क्या हमारा 60 और 50, ये बचा तो हमारा 1 2 3 4, तो इसमें सार्थक अंक कितने हो गए, ये हमारे हो गए 4। तो इसमें हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, यानी इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो गई, ये हो गई हमारी 4। ठीक है फ्रेंड्स, तो आशा करते हो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। मैंने आपको रूल बता दिया सार्थक अंक का, आप उसको पढ़ लेंगे तो आप इसको बहुत ही ईजी वे पे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही ईजी वे पे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ कि यूरेनियम के परमाणु का द्रव्यमान कितना है, 3.7 इंटू 10⁻⁻25 की ग्रा है, यानी केजी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यूरेनियम परमाणु का द्रव्यमान का कोटिमान में है। तो फ्रेंड्स यूरेनियम परमाणु का द्रव्यमान कोटिमान में है, तो हमसे क्या पूछ लिया, कोटिमान पूछ लिया। तो फ्रेंड्स कोटिमान पूछता, सबसे पहले आपको क्या लिखना है, 3.16
इसी को बेस मानकर हम कोटि मान को फाइंड आउट करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, 3.7 दिया हुआ है, 3.7 दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स 3.16 से 3.7 छोटा है कि बड़ा है? तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं, जाहिर सी बात है ये क्या है, हमारा छोटा है। छोटा है तो फ्रेंड्स क्या होगा, तो हमारी पावर कितनी दी हुई है, पावर हमें दी हुई है 3.7 इंटू 10⁻⁻25 दी हुई है। और तो फ्रेंड्स जैसा कि 3.16 से ये हमारा 3.7 छोटा है, तो फ्रेंड्स 10 की पावर में से हम अब क्या करेंगे, हम एक को लेस कर देंगे, यानी एक को क्या करेंगे, घटा देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, एक घटा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 10⁻⁻24 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, 10⁻⁻24। तो चलिए ऑप्शन में चेक करते हैं कि 10⁻⁻24 कहाँ दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स ये दिया हुआ है ऑप्शन बी में। तो फ्रेंड्स कितनी इजी वे पे हमने कोटि मान को फाइंड आउट कर लिया। तो फ्रेंड्स इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 10⁻⁻24 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स बहुत ईजी क्वेश्चन था कोटि मान फाइंड आउट करने के लिए, बस आपको ये पता होना चाहिए कि 3.16 ये आपका बेस होता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसी को बेस मान के हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में मैंने आपको काफ़ी न्यूमेरिकल भी बता दिया और साथ ही साथ मैंने आपका सार्थक अंक का कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दिया है और मैंने आपको स्क्रू गेज के बारे में भी बता दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में हमने टोटल मिला के यहाँ तक आज हमने 16 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। अभी भी फ्रेंड्स ये हमारा चैप्टर कंप्लीटली फिनिश नहीं हुआ है, क्योंकि फ्रेंड्स चैप्टर हमारा लेंथी है और थोड़ा कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है और इसमें न्यूमेरिकल भी ज़्यादा दिए हुए हैं। तो फ्रेंड्स मैं इसको नेक्स्ट पार्ट में इस चैप्टर को खत्म करने की कोशिश करूँगा। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।